हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक है और मुझे कहना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शन का तरीका है ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे मज़ा आ रहा है इसमें, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप कॉन्वर्सेशन का एक पार्ट बन जाते हो। और जैसे जब मैं इनमें से किसी वीडियो को पहले देखता था, किसी भी क्रिएटर के द्वारा क्रिएट की गई वीडियो को, तो मेरा मन करता था कि नहीं यार, ये पॉइंट थोड़ा सा ठीक नहीं है, या फिर इस पॉइंट में थोड़ी सी सुधार किया जा सकता है, या मेरा इसके बारे में ये ओपिनियन है। और ये रिएक्शन के थ्रू मुझे लग रहा है कि उस चीज़ को मैं कर पा रहा हूँ, कॉन्वर्सेशन को, इवन दो कि मैं उन लोगों के साथ डायरेक्ट इन इन फ्रंट ऑफ ईच अदर कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहा। तो आज मैंने एक नए यूट्यूबर की वीडियो सिलेक्ट की है रिएक्ट करने के लिए। मोहक मंगल, इनका चैनल है सोच। और ये भी सोसाइटल और पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर अब काफ़ी सारे इन्होंने वीडियोस बनाए हैं। उनमें से एक वीडियो मैंने आज सिलेक्ट किया है, और लेट्स वॉच। यार ये बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक काफ़ी, नॉर्थ और साउथ इंडिया का काफ़ी बहस होती है इसके बारे में। मान लीजिए कि आप किसी इंडियन महिला से एक सवाल पूछते हैं कि वो नॉर्थ इंडिया में रहना प्रेफर करेंगी या साउथ इंडिया में। तो इमेजिन करिए वो क्या जवाब देंगी। चिंता नहीं कीजिए, कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है। साउथ। शायद मोस्टली महिला यही कहेंगी कि वो साउथ इंडिया में रहना प्रेफर करेंगी। और इतना सरप्राइजिंग भी नहीं होना चाहिए। साउथ इंडिया में महिला शादी लेट करती हैं, ज़्यादा साल जीती हैं और ज़्यादा एजुकेटेड भी होती हैं। सारे जो मैट्रिक्स पे बैठे एजुकेशन हैं। का गैप है मेल और फीमेल के बीच में इंडिया में, वो 26% है नॉर्थ के लिए और 9% है साउथ के लिए। इन इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स के अलावा सेफ्टी भी एक मेजर कारण हो सकता है। नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में साउथ इंडिया में शायद कम क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन होते हैं। और अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने शायद वर्ड यूज किया इसलिए क्योंकि डेटा के हिसाब से केरला जैसे स्टेट्स में एक्चुअली हाई क्राइम्स होते हैं। पर ये क्लियर नहीं है कि केरला जैसी स्टेट्स में क्राइम इतना ज्यादा है क्या इस वजह से क्योंकि उधर पुलिस और जुडिशियल सिस्टम बेटर है, जिसकी वजह से महिलाएं और उनके परिवार ज्यादा सेफ फील करते हैं रिपोर्टिंग एक पुलिस ज़्यादा कंप्लेंट होती लॉन्च है करने यहाँ के लिए। पे। या फिर उन स्टेट्स में क्राइम इसलिए है क्योंकि एक्चुअली वो ज्यादा अनसेफ है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के कंपैरिजन से। और हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत आम बात है कि एक सेक्सुअल विक्टिम का परिवार एक केस लॉन्च नहीं करता। करीब 99% सेक्सुअल असॉल्ट केसेस अनरिपोर्टेड होते हैं। जैसे हमने पहले डेटा देखा था कि कई सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हिसाब से साउथ इंडियन वुमेन बेटर लाइफ जीती हैं नॉर्थ इंडियन वुमेन के कंपैरिजन में। पर कारण क्या है? क्या वो इसलिए है क्योंकि साउथ इंडिया ज्यादा रिच है, या फिर इसलिए कि उधर लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं? और ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है इस सवाल का दोनों जवाब ही है ढूंढना, एक्चुअली, वो क्योंकि रिच ये भी है और डिफरेंस एजुकेटेड भी है बस ज़्यादा। 70 साल में नहीं आया है, बल्कि आप 19th सेंचुरी तक भी जाओगे तो आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे एक रिसर्च के हिसाब से 19th सेंचुरी में एक सूखे की वजह से पंजाब की महिलाओं पर ज्यादा असर पड़ा था एज कम्पेयर टू मद्रास की महिलाओं पर। उस समय साउथ इंडिया का सेक्स रेशियो भी बेहतर था नॉर्थ इंडिया की कंपैरिजन से। इस वीडियो के दौरान हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बहुत लूज डेफिनेशन यूज करेंगे, इसलिए साउथ इंडिया में महाराष्ट्र भी शामिल है और नॉर्थ इंडिया में वेस्ट बंगाल भी शामिल है। और प्रोफेसर एलिस एवंस ने इस विषय पर बहुत डिटेल्ड आर्टिकल भी लिखा है। अपने आर्टिकल में वो बताती कि 19th सेंचुरी में जब कुछ मराठी महिलाएं कैलकाटा गई थी तो वो विश्वास ही नहीं कर पाई कि वो क्या देख रही थी। उन मराठी महिलाओं के हिसाब से कैलकाटा में एक महिला अपने परिवार के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती थी। उनका मुंह ढका हुआ होता था और वो बात करना तो छोड़ो, किसी और आदमी के सामने हंस भी नहीं सकती थी। ये डिस्कस करने से पहले कि कौन से फैक्टर्स इस डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यार यहाँ पे ना एक चीज़ एड्रेस करनी ज़रूरी है। मराठी, आई गेस महाराष्ट्र टू सम एक्सटेंट कंसीडर हो सकता है साउथ में, बट टू सम एक्सटेंट वेस्ट में भी कंसीडर हो सकता है। सेम बंगाल के लिए, बंगाल ऑफ कोर्स ईस्ट में कंसीडर होगा इंस्टेड, बट जैसा कि भाई ने कहा कि हम लूज टर्म्स में डिफाइन करेंगे। तो जो विंध्य रेंज है इंडिया की, जिन लोगों को जोग्राफी से अवेयर होंगे, विंध्य रेंज के साउथ का सारा पार्ट जनरली साउथ इंडिया कंसीडर किया जाता है। और वो कल्चरली, रिलीजियसली, जस्ट एक टेम्पर के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है नॉर्थ इंडिया से। मैं पर्सनली नॉर्थ इंडिया से हूँ, दिल्ली से। और जब मैं पहली बार इवन बॉम्बे गया था, जो कि डीप साउथ में नहीं भी है, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त कल्चर शॉक लगा था लोगों के एटीट्यूड को देख के। तो ये मुझे याद आया अभी। पहले ये समझते कि कौन से फैक्टर्स इस डिफरेंस को नहीं एक्सप्लेन कर सकते। और उनमें से पहला फैक्टर है पॉवर्टी।
अब कई लोगों को लगेगा कि साउथ इंडिया ज़्यादा अमीर है, इसकी वजह से उधर फीमेल एम्पावरमेंट ज़्यादा है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे जीडीपी इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका कुछ मामलों में इंडिया से ज़्यादा ही गरीब है और ज़्यादातर मामलों में इंडिया जैसा ही है। आप किसी भी लैटिन अमेरिकन कंट्री चले जाओ, वेनेजुएला की फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मतलब इंडिया से कोई कंपेयर ही नहीं है, बहुत बुरा हाल है। कोलंबिया को काइंड ऑफ कंपेयर कर सकते हो आप इंडिया से, तो अगर आप उन कंट्रीज़ में, ब्राज़ील सिमिलर है इंडिया के, थोड़ा सा हाई इनकम है जनरली, बट फिर भी इंडिया के कंपेरेबल है। फावेलास की बात नहीं कर रहा मैं ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे कभी, या फिर वहाँ के लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा, तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो लोग स्पेशली फ़ीमेल, मेरे जो जितने भी लैटिन अमेरिकन दोस्त हैं, कुछ इक्वाडोर से, कुछ वेनेजुएला और कोलंबिया से, उनसे जब भी बात होती है तो मैं, अगर वो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या अजीब लगता है, मैं उन्हें यही बताता हूँ कि यार तुम कि इवन दो कि इनकम के मामले में तुम इंडिया जैसे ही हो, लेकिन सेक्सुअली काफ़ी फ्री हैं वो लोग। स्पेशली लड़कियां वहाँ पे चॉइसेस अपनी जिस भी तरीके की करना चाहती हैं, पार्टनर के मैटर में, पार्टनर चुनने के मैटर में, बॉयफ्रेंड होने के मैटर में, इस मामलों में वो लोग बिल्कुल हमसे अलग हैं, काइंड ऑफ वेस्ट के समकक्ष हैं, और कुछ मामलों में तो वेस्ट से भी ज़्यादा एडवांस्ड हैं वो लोग। तो ये अगेन ये पॉइंट जो ये भाई बोल रहा है, इसमें आई थिंक इसके लिए रेलेवेंट है यहाँ पे। के हिसाब से हरियाणा और पंजाब सबसे अमीर राज्यों में से एक है, पर उन राज्यों में इंडिया का सबसे बुरा सेक्स रेशियो भी है। डॉक्टर एवंस इन चार्ट्स को दिखाते हैं ये प्रूव करने के लिए कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक राज्य ज्यादा अमीर है तो उधर की महिलाएं ज्यादा काम भी करेंगी। दूसरा फैक्टर जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो है मैरिज कस्टम्स, यानी कि मैरिज ट्रेडिशंस। नॉर्थ इंडिया में महिलाओं की ज्यादातर शादियां दूसरे गांव में होती है, और क्योंकि वो अपने परिवार से दूर चले जाती हैं, इसकी संभावना कम हो जाती है कि उनको कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट करने को मिलेगी, यानी कि विरासत में मिलेगी। वहीं साउथ इंडिया में ज्यादा संभावना है कि एक महिला की शादी उनके ही गांव में होगी, पर रिसर्च के हिसाब से अगर एक महिला की अपने ही गांव में शादी होती है तो संभावना बढ़ जाती है कि वो ज्यादा घूम फिर सकती है और पैसा भी ज्यादा कमा सकती है। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आप इंट्रा विलेज शादी करते हैं, यानी कि अपने ही गांव में शादी करते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स या फिर फैमिली की निगरानी के अंडर ही है, और आप ऐसी कम्युनिटी में जो आपको बचपन से ही बढ़ते हुए देख रही है, इसलिए आपको ज्यादा इंडिपेंडेंस मिलती है। पर क्या ये इंट्रा विलेज शादियां इस जेंडर डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकती है? एलिस मानती है कि वो नहीं। यहाँ पे एक बात जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नॉर्थ इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है काइंड ऑफ एक विलेज के ज़्यादातर जो सेम विलेज के लोग होते हैं वहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई एक दूसरे को जानता है, तो काइंड ऑफ भाई बहन वाला सा रिलेशनशिप हो जाता है। हालांकि ऑफ कोर्स ये नॉर्म नहीं होगा, बहुत सारे इसके अपोजिट भी चीज़ें होती होंगी, लेकिन ये जनरल थॉट ऑफ सिनेरियो है। इसके अलावा एक और चीज़, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मेघालय में खासी एक ट्राइब है, जो कि आई थिंक मेघालय की सबसे प्रोमिनेंट ट्राइब है। मेरी फ्रेंड थी उसकी वहाँ से, इसलिए मैं जानता हूँ। वो लोग वुमेन डोमिनेटेड, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, वुमेन डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं, मेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल वुमेन इनहेरिट करती है राइट ऑफ प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ अ गाय। तो या एक्सेप्शंस इंडिया में है इस चीज़ से कि बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ें मिलती हैं जब आप ढूंढने निकलते हो, तो कि कितनी ज़्यादा वैरायटी है। नहीं कर सकती, क्योंकि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में कजन मैरिज हमें देखने को मिलती है, और इसके बावजूद कि शादी के बाद वो एक ऐसी कम्युनिटी में है जो उनको अच्छी तरह जानती है, विमेन एम्पावरमेंट उन रीजन्स में नहीं देखी गई। तीसरा कारण है कि कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म भी नहीं ये होगा, मैप हमें कॉलोनियलिज्म दिखाता है कि ब्रिटिशर्स ने कितने साल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में गवर्न किया था। कुछ पार्ट्स में उन्होंने 200 साल से ज्यादा गवर्न किया था, और कुछ पार्ट में बिल्कुल नहीं। पर इन डिफरेंसेस के बावजूद विमेन एम्पावरमेंट में हमें इतना नहीं फर्क है, देखने को वही नहीं मैं भी मिला। कह रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे कि तमिलनाडु और यूपी के कुछ रीजन्स में ब्रिटिशर्स ने सेम साल ही गवर्न किया, पर 19th और 20th सेंचुरी में तमिलनाडु और यूपी की फीमेल लिटरेसी रेट्स में बहुत बड़ा अंतर है। तो अब आते हैं उन फैक्ट भाई ऑल पॉइंट्स फॉर ग्राफिक डेटा, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन और डेटा के लिए जो आपने नंबर्स क्रंच किए हैं। में
जो इस डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उनमें से एक फैक्टर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पर ही निर्भर करता था। अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा जो ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया विमेन एम्पावरमेंट के लिए नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया में, पर अगर हम डीपर लेवल में देखेंगे तो हमें दिखेगा। हिंदू लॉ के हिसाब से दो तरीके की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी राइट्स होती है, एक को बोला जाता है मिताक्षर और दूसरी को बोला जाता है दया भाग। दया भाग ओरिजिनेट हुई थी बंगाल रीजन में और उसके हिसाब से महिलाएं प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती हैं, जबकि मिताक्षर पाया जाता था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जिसके हिसाब से महिलाएं कोई भी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकती। अगर हम सरफेस लेवल पे देखेंगे तो जो दया भाग था जो बंगाल रीजन में था वो तो प्रॉपर्टी राइट देता है, तो उससे हमें लगना चाहिए कि विमेन एम्पावरमेंट ज्यादा होनी चाहिए बंगाल रीजन में मद्रास प्रेसिडेंसी के अगेंस्ट। पर हमने पहले रिसर्च में देखा था कि कैसे मद्रास की महिलाएं सरप्राइज थी कि कलकत्ता की महिलाओं को ज्यादा इंडिपेंडेंस नहीं दी जा रही थी। तो इधर चल क्या रहा है, जब बंगाल की महिलाओं को ज्यादा राइट्स थी तो उनकी पोजीशन बेहतर क्यों नहीं थी? एक रिसर्च के हिसाब से उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां दया भाग लॉ था उधर ज्यादा सती प्रैक्टिस हो रही थी। महिलाओं की पोजीशन इंप्रूव करने की बजाय इनहेरिटेंस राइट्स की वजह से 115 से करीब 440 ज्यादा सती प्रैक्टिसेस हमें दया भाग डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिली, क्योंकि ये लॉ ऐसे टाइम में आया जब हमारे समाज में बहुत ज्यादा पेट्रियार्की थी, यानी कि महिलाओं के अगेंस्ट बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे। ये पॉजिटिव लॉ एक्चुअली बैकफायर कर गया और कई जॉइंट फैमिलीज का मानना था कि इस पॉजिटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करने से उनकी ट्रेडिशंस खराब हो जाएंगे। इसी वजह से उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां प्रॉपर्टी राइट दी गई उधर सती के इंसिडेंट्स भी बढ़ गए। दूसरा फैक्ट, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं देना तो इसलिए सती कर दो। सही है, फॉलो द मनी। हर एक बुरी चीज़ के पीछे जिसके पीछे कोई भी जस्टिफिकेशन दिया जाए, रिलीजियस फलाना ढिमकाना जो मर्जी, एंड ऑफ द डे निकलता वहाँ से पैसा ही है। जो इन डिफरेंसेस को एक्सप्लेन कर सकता है वो है पर्दा या फिर घूंघट सिस्टम। ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था अरबिक रीजन्स में और इंडिया में आया था इस्लामिक इन्वेजन्स के द्वारा, और ये सिस्टम एक स्टेटस सिंबल मेंटेन करने का जरिया था। वो फैमिलीज जो हाई स्टेटस की थी वो चाहती थी कि उनकी महिलाएं एक घूंघट या फिर पर्दा में रहे ताकि उनके परिवार का सम्मान बना रहे। अब जो इंडिया का कास्ट सिस्टम था वो पहले से ही बहुत रिस्ट्रिक्टिव था महिलाओं के लिए। एक अपर कास्ट महिला अगर किसी लोअर कास्ट व्यक्ति से शादी करती है तो फैमिली का सम्मान चले जाता, तो उसके ऊपर ये पर्दा सिस्टम या फिर घूंघट सिस्टम और इंट्रोड्यूस हो गया, और ये नॉर्थ इंडिया के स्पेशली राजपूत परिवार में बहुत कॉमन था। इस प्रैक्टिस का बहुत बड़ा असर पड़ा कि महिलाएं अपनी जिंदगी कैसे, जैसे रूरल हरियाणा में वो महिलाएं जो घूंघट नहीं लगाती उनको कई बार डांट पिटती और कई बार उनके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए जाते, और इससे महिलाओं की इकोनॉमिक एबिलिटी यानी कि उनकी पैसे कमाने की क्षमता पर भी असर पड़ा। जैसे रिसर्च ने दिखाया कि पर्दा या फिर घूंघट की वजह से महिलाएं मर्दों पर और डिपेंडेंट हो जाती फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। अब आप में से कुछ लोग शायद ये सोचेंगे कि ये पर्दा या फिर घूंघट की प्रैक्टिस तो कौन से जमाने की होती होगी, आजकल कौन ऐसी चीजें करता होगा, पर ऐसा नहीं है। रूरल राजस्थान में 98% 18 से 25 साल की महिलाएं घूंघट अभी भी लगाती है। तीसरा कारण है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में खेती कैसे होती है। इंडिया में दो तरीके की खेती होती है, एक होती है जो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा प्रैक्टिस होती है जहाँ ड्राई फील्ड्स की जुताई होती है गेहूं के लिए, और दूसरी होती है साउथ इंडिया में जहाँ चावल की कल्टीवेशन या फिर खेती होती है। अगर हम गेहूं की बात करें तो जुताई यूजुअली महिलाएं नहीं करती, और जो वीट कल्टीवेशन का प्रोसेस होता है वो इतना लेबर इंटेंसिव नहीं होता, इसलिए महिलाओं की इतनी जरूरत नहीं होती। और दूसरी तरफ जो धान या फिर पैडी या फिर राइस की जो कल्टीवेशन होती है वो ज्यादा लेबर इंटेंसिव होती है और उधर महिलाओं की ज्यादा जरूरत होती है। और डॉक्टर अरविंद अपनी रिसर्च में कहती है कि क्योंकि राइस कल्टीवेशन ज्यादा लेबर इंटेंसिव होती है उधर महिलाओं की और जरूरत होती है, और ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है महिलाओं को अपने घर से बाहर निकलना, जिसकी वजह से आज महिलाएं ज्यादा एम्पावर्ड है साउथ इंडिया में एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। पर यार ये रूल तो फिर अगेन बंगाल को एक्सेप्शन देना पड़ेगा ना, क्योंकि सारा का सारा बंगाल, बिहार भी, झारखंड नहीं क्योंकि झारखंड थोड़ा पथरीला एरिया है, वहाँ पे भी मेजॉरिटी राइस कल्टीवेशन ही होती है। तो ये अगर साउथ में अप्लाई करोगे तो सेम रूल ईस्ट में भी अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंसेस नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया में, इनहेरिटेंस राइट, पर्दा सिस्टम और एग्रीकल्चर।
पर हमें ये भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो महिला साउथ इंडिया में रह रही है वो बहुत परफेक्ट लाइफ जी रही है, बल्कि उनको भी कई समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए हमारी सरकारों के लिए ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि नॉर्थ इंडियन महिलाएं वैसे ही जिंदगी जीने लगे जो साउथ इंडियन वुमेन जी रही हैं, बल्कि उससे भी बड़ा उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आप रैंकिंग देखेंगे इंडिया की, तो जेंडर इश्यूज में इंडिया बहुत पीछे है। यूएन की जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया 131st रैंक पर है, इराक से भी कम। वर्ल्ड वो बैंक तो के है। हिसाब से बांग्लादेश और नेपाल ऐसे देश जो इंडिया से ज्यादा गरीब है, उधर लड़कियों की लिटरेसी रेट इंडिया से बेहतर है। एक पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे 2004 और 2012 के बीच करीब 2 करोड़ महिलाएं ने हमारी लेबर फोर्स क्विट कर दी है। हमारे पॉलिटिशियंस कई बार इंडिया को एक सुपर पावर बनाने की बात करते हैं, पर वो तब तक नहीं होगा जब तक हमारी महिलाओं को एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी योगदान देने के लिए। और चाहे इस वीडियो से हमें नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया के डिफरेंस जरूर पता चल गए हो, पर नॉर्थ इंडियन महिलाओं के लिए टारगेट साउथ इंडियन वुमेन नहीं बल्कि उससे भी बेहतर होना चाहिए अगर इंडिया को एक सुपर पावर बनना है। तो 3 रीज़न दिए। आई थिंक ब्रदर का नाम है मोहक मंगल। लेट मी चेक। मोहक। तो आई गेस इनहेरिटेंस राइट समझ में आता है बंगाल के एस्पेक्ट में। पर बंगाल वो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट पार्ट नहीं है इंडिया का जो कि सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी है महिलाओं के साथ इंडिया में। उसके बाद इन्होंने बताया कि पर्दा सिस्टम मोर ऑफ डिफाइन करता है, क्योंकि मेरे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया का सबसे ज़्यादा रिजिड और महिलाओं के अगेंस्ट या फिर महिलाओं को थोड़ा सा सेग्रीगेट करने वाला जो पोर्शन है वो है राजस्थान और हरियाणा। ये जो 2 स्टेट हैं नॉर्थ इंडिया में। शायद पंजाब भी होता, लेकिन पंजाब का एक डिफरेंट नेचर है, और प्लस पंजाब में क्योंकि सिखिज़म आ गया तो सिखिज़म ने काफ़ी हद तक लेडीज़ को लिबरेट कर दिया। तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन पर्दे वाले सिस्टम के साथ फिट बैठता है। इनहेरिटेंस वाला रूल सिर्फ बंगाल को एक्सप्लेन करता है। और मैं भूल गया थर्ड, सॉरी व्हाटएवर जो भी था। तो 3 ये रूल कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं आई गेस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पूरे इस प्रॉब्लम को पूरा डीपली अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मुझे लगता है कल्चरल जो एक ऑफ कोर्स ये भी कल्चर का ही एक हिस्सा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो इन्वेजन हुई, क्योंकि इन्वेजन मोस्टली इंडिया में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से होती थी। कभी भी ईस्ट से अंग्रेज़ों के अलावा कोई भी पानी की तरफ से, साउथ की तरफ से या ईस्ट की तरफ से नहीं आया। अंग्रेज़ बेसिकली ईस्ट से आए थे, पानी से, बंगाल से। तो उसके अलावा जितनी भी इन्वेजन्स इंडिया में हुई हैं वो हुई हैं नॉर्थ वेस्ट से। और जब भी आप सेफ्टी मोड पे होते हो ना, सिक्योर मोड पे होते हो, तो आप अपनी चीज़ों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न हो जाते हो, उनकी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो। और हम सब ने स्टोरी सुनी हुई है कि जब इन्वेडर्स इंडिया में आते थे तो वो कैसे यहाँ की धन दौलत को लूटते थे, यहाँ की लोगों की जो बेटियाँ होती थी और या फिर उनके बीवियाँ होती थी उनको ले जाते थे। तो लोग इस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए होंगे, और उस जो प्रोटेक्टिवनेस जो होती है वो कई बार जो सब्जेक्ट होता है उस प्रोटेक्टिवनेस का, उसके ऊपर भी बर्डन बन जाती है। मेरी पर्सनल सोच ये है कि बहुत ज़्यादा साइकी के अंदर एम्बेडेड जो ये प्रोटेक्टिवनेस है वो है इसकी बड़ी वजह मुकाबले इन चीज़ों के। पर्दा उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर आप देखो तो पर्दा बेसिकली क्या है, एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करने की चीज़ है ना, कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में है वुमेन को इतना घुलना मिलना नहीं चाहिए, या फिर उनको अपने आप को समहाउ शन करके रखना चाहिए जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स हैं सोसाइटी में उनसे, जो उनके हस्बैंड हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अलावा। तो ये एक मुझे लगता है जो प्रोटेक्टिव माइंडसेट है ये उसकी देन है। और उसके अलावा क्योंकि जैसा कि भाई ने कहा कि साउथ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है बट नॉर्थ से बेटर है, तो
क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ का इफ़ेक्ट थोड़ा सा लाइट था, थोड़ा माइल्ड था, तो इसलिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी थोड़े से माइल्ड है। तो ये मेरी सोच है। बाकी अच्छा वीडियो था, बहुत ग्राफिक्स को बहुत अच्छे से यूज़ किया गया, डेटा बहुत सारा लेके आया गया सपोर्ट करने के लिए आइडियाज़ को, तो उसके लिए मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। तो अगर आपको कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग लगी हो तो और आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, और लाइक कर सकते हो। थैंक यू।